आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था। अगर हम वहां से थोड़े हट गए हैं तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमको बढ़ना ही होगा। गांव और शहर की खाई को अगर हमें पाटना है तो उसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा। और मुझे विश्वास है कि हम उन बातों को लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के सामान्य मानवी का विश्वास बढ़े। जैसे अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी। इतने कम समय में 3 करोड़ परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुंचाने का नल कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण में बहनों बेटियों की भागीदारी पर फोकस करने की उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकार ने हर तरह से एक प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है। और उन्होंने एक शक्ति बनकर के इन चीजों को संभालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है,
कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। बहनों बेटियों का हौसला और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका हमारी माताएं बहनें निभाएगी, मुझे पूरे विश्वास है। आज युद्ध क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। नए जो लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। मुद्रा योजना से 70% जो लोन ली गई है वो हमारी बहनों के द्वारा ली गई है, यानी एक प्रकार से एडिशन। करीब 7 करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं। भारत की युवा शक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे, हम जितने अवसर उनको देंगे, मैं समझता हूं कि वो हमारे देश के लिए भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव बनेंगे। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर देने का प्रयास हुआ है और मुझे खुशी है कि एक लंबा अरसे समय गया एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा में, लेकिन उसकी स्वीकृति जिस प्रकार से देश में हुई है एक नया विश्वास पैदा किया है और मुझे विश्वास है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का विचार दिखा आगे। हमारा एमएसएमई सेक्टर, रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर एमएसएमई सेक्टर को मिल रहे हैं और जब कोरोना काल में जो स्टिमुलस की बात हुई उसमें भी एमएसएमई पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे एमएसएमई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग प्रारंभ से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र, धीरे धीरे वहां हमारी समस्याएं कम होती जा रही हैं और समस्याएं कम होने के कारण, सुख और शांति का अवसर पैदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में ये हमारे सभी साथियों को आने का अवसर मिल रहा है और भारत के उज्जवल भविष्य में ईस्टर्न इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये मैं साफ देख रहा हूं और उसको हम पूरी मजबूती से काम रहे। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था, वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है, उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे, गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे।